हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और भौतिक प्रदेशों में हमने शुरू किया था राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार के मरुस्थल को पढ़ रहे थे। यहाँ पर बात करते हैं अपन थार के मरुस्थल की शब्दावली की। देखिएगा दोस्तों, थार के मरुस्थल की शब्दावली। थार के मरुस्थल की शब्दावली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ मुख्य शब्दावलियाँ हैं। लू है, बबूलिया है, जैसे मावट है, पुरवैयाँ हैं, जोहड़ है, नाड़ा है। ये सब क्या है? ये शब्दावली है राजस्थान की थार के मरुस्थल की। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लू के बारे में कि लू क्या है। तो लू वैसे तो दोस्तों स्थानीय गर्म पवन है। क्या है? स्थानीय गर्म पवन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन क्या कहलाती है दोस्तों? लू कहलाती है। और ये किसका उदाहरण है? इसको लिख सकते हैं अपन स्थानीय पवन। कैसी है ये? स्थानीय पवन है। समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस प्रकार से बहुत सारी गर्म हवाएं चलती हैं और गर्म हवा में से एक है अपनी लू, जो कि थार के मरुस्थल में चलती है। इस लू का अलग अलग जो महाद्वीप है वहाँ पर अलग अलग नाम पाए जाते हैं। जैसे जो अरब का मरुस्थल है, अरब के मरुस्थल में इसको कह दिया जाता है सामून। मिस्र में इसे खमसीन कह दिया जाता है। सूडान में हबूब कह दिया जाता है। ट्यूनेशिया में चिल्ली कह दिया जाता है। लीबिया में गिबली कहते हैं। नाइजीरिया में हरमटन और गिनी तट पर इसे डॉक्टर कह दिया जाता है। और उत्तरी अमेरिका के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इसे चिनूक कहते हैं। और मैदानी इलाकों में ब्रैक लोलर के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में इसे बर्ग कह दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफिल्डर, यूरोप में फॉन, न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर। तो ये लू के ही सब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम जो हैं लिए जाते हैं। तो लू के बारे में आपको ये लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली क्या है? गर्म और शुष्क पवन है। अब यहाँ तक बात अपनी सीमित नहीं होती दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो लू है, लू का कारण क्या है? लू का कारण यानी लू चलने का कारण क्या होता है? तो आप जो है दोस्तों इसमें लिखेंगे कि लू का कारण अगर आपसे पूछता है तो आप सीधा लिखेंगे तापमान और वायुदाब में क्षैतिज जो भिन्नता होती है, इस वजह से लू चलती हैं। क्या जी? तापमान तथा वायुदाब। तापमान तथा वायुदाब में क्षैतिज भिन्नता। तापमान तथा वायुदाब में क्या? क्षैतिज भिन्नता के कारण लू चलती है। यानी दोस्तों जैसे दिन के 12 बजे होते हैं, तो दिन के 12 बजे क्या होता है कि पृथ्वी बहुत गर्म होती है और सूर्य सीधा चमकता है। दिन के 12 बजे कैसे? मतलब दिन के 12 बज रहे हैं और सूर्य क्या है? सीधा चमक रहा है दोस्तों। और सीधा चमकेगा कहाँ? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से कुछ विकिरण निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों? विकिरण निकलते हैं। यानी दिन के 12 बजे सूर्य सीधा चमकता है और पृथ्वी गर्म होती है। गर्म होने की वजह से यहाँ से पृथ्वी से पार्थिव विकिरण निकलते हैं। वह वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वायुमंडल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। वायुदाब जब निम्न हो जाता है तो वायु का आदान प्रदान होता है और गर्म हवा होने के कारण गर्मी महसूस होती है। क्या होता है? वायु का आदान प्रदान होगा, क्योंकि यहाँ से पार्थिव विकिरण निकलेंगे पृथ्वी से और तापमान जो है बढ़ जाएगा और वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो
हवा का जैसे ही वायु का आदान प्रदान होता है और वायु गर्म होती है तो गर्मी महसूस होती है। तो लू का पूरा खेल ये है दोस्तों कि लू के बारे में पूछा जाए, लू का कारण क्या है? तापमान तथा वायु दाब में क्षैतिज भिन्नता के कारण लू उत्पन्न होती हैं। और लू ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है और स्थानीय पवन का क्या है दोस्तों? उदाहरण है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि लू की उत्पत्ति का आपसे प्रमुख कारण पूछा जाए तो हमने पढ़ लिया कि वायुदाब तथा तापमान में क्षैतिज भिन्नता है। एक शब्द जो है आपने पढ़ा होगा दोस्तों बहुत बार कि दूसरी शब्द की बात करते हैं यहाँ पर, एक पढ़ा होगा बबूल्या। ये जो बबूल्या है, थार के मरुस्थल में क्या है दोस्तों कि आकस्मिक एक चक्रवात आता है, आने वाला जो चक्रवात होता है उसको कहते हैं बबूल्या। कैसे लिख सकते हैं इसको? थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में आने वाला आकस्मिक चक्रवात क्या कहलाता है दोस्तों? बबूल्या कहलाता है। अब बबूल्या की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में प्रश्न बहुत बार जो है पूछ लिया जाता है। उसकी बात अपन यहाँ पे करते हैं कि बबूल्या थार के मरुस्थल में आने वाला आकस्मिक चक्रवात होता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा दोस्तों। तो होता क्या है एक्चुअल में, सूर्य जब पृथ्वी के एकदम लंबवत चमकता है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो है सूर्य है, ये क्या अपना सूर्य है, ये जो है पृथ्वी के क्या चमक रहा है? एकदम लंबवत चमक रहा है। तो केंद्र में क्या होता है? यहाँ पर केंद्र में निम्न वायुदाब बनता है। क्या बनता है दोस्तों? निम्न वायुदाब। ये जो केंद्र है पृथ्वी का, यहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाएगा? वायुदाब हो जाएगा निम्न और तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में क्या हो जाएंगी? वृद्धि हो जाएंगी। और ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिधि। इस परिधि पे उच्च वायु दाब कैसा हो जाएगा? उच्च वायु दाब हो जाएगा। तो उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब की तरफ क्या करेगा? आएगा एकदम से। तो हवाएं एकदम से आएंगी और आकर के क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से इस तरह से एकदम से आएंगी और साथ में जो है मिट्टी को उड़ा कर के साथ लेती हुई यूँ चलेंगी। तो इसको अपन स्थानीय भाषा में आकस्मिक चक्रवात आएगा एक प्रकार से, साथ में मिट्टी लेके उड़ेगा। इसको अपन स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? बबूल्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मेरे हिसाब से 2 शब्दावली अपन पढ़ चुके हैं लू और बबूल्या के बारे में। तो दूसरी बात, मैं बबूल्या का कारण जो है बताऊंगा आपको यहाँ पे कि जो बबूल्या है इसका आपसे कारण पूछ लिया जाए कि कारण क्या है, तो आप सीधा सीधा उत्तर में देंगे कि बबूल्या का कारण संवहनीय धारा है। कारण क्या है? संवहनीय धारा। संवहनीय धारा का मतलब समझते हो? ऊष्मा का एक से दूसरी जगह संचरण होना। जिस प्रकार से विकिरण से निर्वात में होती हैं, चालन से ठोस में होती हैं, और संवहन द्रव व गैस का भी आपने सुना ही होगा। तो पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ तथा बबूल्या का प्रमुख कारण क्या है? संवहनीय धारा है। तो धूलभरी आंधियों का भी कारण आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? संवहनीय धारा है। और बबूल्या का कारण पूछ लिया जाए तो क्या है? संवहनीय धारा है। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको समझ आया। उससे अपन बात करते हैं, एक शब्द आता है शब्दावली के अंतर्गत मावट। क्या आता है दोस्तों? मावट। तो मावट क्या है? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, जो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं भूमध्य सागरीय पश्चिमी, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में
कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती हैं? मावट कहलाती हैं। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती हैं और भूमध्य सागर से चलती हैं, और भूमध्य सागर के साथ पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है, इसी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से जाना जाता है। और मावट जो है रबी की फसल के लिए, खाद्यान्न के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। किसके लिए? ये किसके लिए उपयोगी हैं? देखिएगा दोस्तों, मावट रबी की फसल, रबी की फसल ऑब्लिक खाद्यान्न, खाद्यान्न अगर स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया जाए तो गेहूं के लिए, कौन सी फसल गेहूं के लिए उपयोगी हैं? कैसे हैं जी? उपयोगी हैं। तो गेहूं के लिए उपयोगी हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गेहूं के लिए उपयोगी हैं। और मावट के लिए उत्तरदायी पूछ लिया जाता है कि मावट के लिए उत्तरदायी हैं, तो उत्तरदायी में आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे पश्चिमी जो चक्रवात हैं, यानी मावट के लिए उत्तरदायी क्या है? पश्चिमी चक्रवात उत्तरदायी हैं, पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी हैं। ऐसा ऑप्शन बहुत बार पेपर में होता है। इसी तरह से हम मावट के बारे में पढ़ते हैं कि मावट रबी की जो फसल है उसके लिए उपयोगी हैं, इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। सुनहरी बूंदें या सोने की बूंदें भी कह दिया जाता है। स्थानीय भाषा में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो शब्दावली है उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। एक शब्द आता है दोस्तों पुरवैया। क्या आता है? एक शब्द आता है पुरवैया। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है, यहाँ पे लिखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवनें, स्थानीय नाम क्या है इसका? पुरवैया। आपको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती हैं। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या समझेंगे? इस तरह से समझेंगे कि पुरवैया किसे कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? पुरवैया के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा, ये जिस तरह हमारा दक्षिण भारत और यहाँ हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा, यहाँ हमारी क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये हमारी बंगाल की खाड़ी दोस्तों। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो इस तरह से आता है। ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस तरह से जाते हुए इस बंगाल की खाड़ी शाखा से ये सीधा यहाँ पहुँचता है। यहाँ इस जगह जो है आपको पता है छोटा नागपुर का पठार है। कैसा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार से इसकी दिशा जो है पश्चिम की ओर कैसी हो जाएंगी? पश्चिम की ओर हो जाएंगी। छोटा नागपुर का जो पठार है किस राज्य में है?
झारखंड में, तो झारखंड में है। और बंगाल दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से सीधा यहाँ आर्द्रता ग्रहण करता है और यहाँ पहुँचता है छोटा नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर के पठार से इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, पश्चिम की ओर इसकी दिशा हो जाती है और धीरे धीरे ये यहाँ ऐसे बढ़ता हुआ यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर इस जगह से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करेगा, इस जगह से। देखिएगा ये ग्रीन कलर में आपको जो है राजस्थान दिखाई दे रहा है पूरी का पूरा। और यहाँ जो है अपना ज़िला है झालावाड़, झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करता है और इसी को जो है पूर्वइयों के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वइयाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवनें हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली एक और बात की, स्थानीय शब्दावली की। एक शब्द आपने दोस्तों पढ़ा होगा, पलाया झील, पलाया झील। और इसी तरह से शब्द पढ़ा होगा टोड झील, इसी तरह से शब्द पढ़ा होगा रन अथवा टाट, और इसी तरह से आपने शब्द पढ़ा होगा खड़ीन। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें एक ही है दोस्तों, होती किस प्रकार से हैं ये अपने को समझना है। तो ये शतान्य शब्दावली जो है अपन राजस्थान की समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा जिस प्रकार से अपन दो बालू का स्तूप है, ये अपने पास क्या है, दो बालू का स्तूप है। ये क्या है, बालू का स्तूप, ये भी बालू का स्तूप। ये दो बालू का स्तूप हमारे पास हैं और इन दो बालू का स्तूपों के मध्य क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो इनके सहारे सहारे, इन बालू का स्तूपों के सहारे सहारे यहाँ पर हमारे पास ये जल एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जल एकत्रित हो जाता है। और ये जल क्या होता है दोस्तों, थोड़ा नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। इसलिए जो है जो नमकीन झील होती हैं उसको कह दिया जाता है टोड झील। क्या कह दिया जाता है, नमकीन झील को टोड झील। और जो ये वर्षा का जल है ये थोड़े दिनों तक रहेगा, इसलिए ये झील कैसी है, अस्थायी है। इस अस्थायी झील को क्या कह दिया जाता है, पलाया झील के नाम से जाना जाता है। और कुछ दिन बाद क्या होगा, वर्षा का पानी एकत्रित हुआ, इसको अपन ने पलाया झील बोल दिया। और पानी धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सूख जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी जैसे ही सूख जाएगा तो एक क्षेत्र बनेगा दलदली। कैसा क्षेत्र, दलदली। इस दलदली क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, रन अथवा टाट कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, दलदली क्षेत्र को, इस दलदली क्षेत्र को जहाँ से पानी चला जाएगा तो इसे रन या टाट कह दिया जाता है। समझ में आएगा दोस्तों। और जब ये दलदली क्षेत्र भी सूख जाएगा तो यहाँ एक मैदान का निर्माण होगा। क्या होगा जी, एक मैदान का निर्माण होगा। और इस मैदान पे जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या कह दिया जाता है, खड़ीन कह दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि भारत में विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन की जाती है, तो राजस्थान में। भारत में खड़ीन का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, खड़ीन राजस्थान में किस जगह होती हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में। सर्वाधिक खड़ीन किस जिले में है, इस तरह का प्रश्न बन जाए तो जैसलमेर में। खड़ीन जो कृषि है जैसलमेर में किसके द्वारा की जाती हैं, तो पिछली बार एक बार रीट में प्रश्न आया था कि जो पालीवाल ब्राह्मणों की देन मानी जाती है वह कृषि है, तो खड़ीन कृषि जो कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती हैं। और खड़ीन वर्षा का जल एकत्रित करने की एक विधि भी है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों शब्दावली में। दोस्तों एक शब्द हमें ये मिलता है लाठी सीरीज। एक शब्द मिलता है लाठी सीरीज। तो
जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित एक जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसमें पहले डिटेल लिखेंगे अपन इसके संदर्भ में। लिखिएगा दोस्तों, जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी, जहाँ सेवण घास के कोष्ठक में आप लीलोन भी लिख सकते हो, या लिथियस सेडिकोस भी लिख सकते हो, जो कि सबसे लंबी मरुस्थलीय घास या शीतोष्ण घास का मैदान है। लीलोन, इसके बाद लिखिएगा पाई जाती हैं जो दुधारू पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त पौष्टिक घास है। कैसी घास है दोस्तों? पौष्टिक घास है। तो समझ में आई होगी। अब आपसे ये क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर कि लाठी सीरीज क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लिखोगे जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य स्थित है। लाठी सीरीज क्या है, तो भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक। और किस जिले में है, तो जैसलमेर में। किसका उदाहरण है, तो सेवण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास के जो मैदान है उसी को जो है साधारण घास, शीतोष्ण घास का मैदान भी इसे अपन मान सकते हैं। क्योंकि घास दो प्रकार की होती हैं। कैसी? एक तो उष्ण घास होती हैं, एक शीतोष्ण घास होती हैं। जैसे उष्ण घास में आप पढ़ते हो सवाना घास के मैदान कहलाते हैं, जिनकी पट्टी क्या होती है, जो पत्ती होती है उनकी वो मोटी होती हैं। जिस प्रकार से बांस है वो मोटी पत्ती वाला है, तो वो सवाना प्रकार का है। और शीतोष्ण घास कैसी होती है दोस्तों? मुलायम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे आपने सुना होगा कि डाउन्स जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। इसी तरह से जो अफ्रीका में है वो वेल्ड कहलाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से, और यूरोप व एशिया में स्टेपीज के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये घास का ही एक जल पट्टी है जिसमें जल भी अच्छा है और घास भी कैसी है, दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, तो आपको ध्यान में रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शब्दावली में। नेक्स्ट अपन इसी में बात करते हैं। यहाँ एक शब्द आता है आकलगांव जीवाश्म पार्क। आकलगांव जीवाश्म पार्क। आकलगांव जीवाश्म पार्क में क्या है कि ये जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है, राष्ट्रीय मृग उद्यान कोष्ठक में आप इसके लिख सकते हो। जैसलमेर कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? जैसलमेर जिले में पड़ता है। उद्यान में स्थित जीवाश्म पार्क, जहाँ क्या मिला है दोस्तों? जुरेसिक काल। कौन से काल? जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। आकलगांव जीवाश्म पार्क क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में स्थित जीवाश्म पार्क, जहाँ जुरासिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो आपको पता होगा कि
मध्यजीवी महाकल्प में 3 काल आए थे। कौन से की बात कर रहे हैं अपन? मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी जो महाकल्प था इसमें 3 काल आए थे। कितने काल? 3 काल। ये जो तीनों काल थे दोस्तों, एक तो था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रियसिक काल, समझ में? ट्रियसिक काल। और दूसरा था जुरेसिक काल। और तीसरा इसमें था, यहाँ देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्रेटेशियस काल। कौन सा काल? क्रेटेशियस काल। तो क्रेटेशियस काल यानी ये जो ट्रियसिक काल था मध्यजीवी महाकल्प में, यहाँ पृथ्वी पर क्या हुआ कि कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। और जुरेसिक काल जो था, ये जुरेसिक काल, इस काल में क्या हुआ दोस्तों कि सबसे बड़े परिवर्तन हुए। पूरी पृथ्वी पर घने जंगलों का विकास हो गया और महाकाय जैसे जीव हैं, डायनासोर वगैरह, इनकी उत्पत्ति हुई। तो इन जीवों की उत्पत्ति जुरेसिक काल में हुई। ऐसे करते ही हमारे पास आया क्रेटेशियस काल। तो क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी घटनाएं हुई। कैसी? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी घटनाएं किस काल में? क्रेटेशियस काल में हुई। और पृथ्वी की जो सारी वनस्पति थी दोस्तों वो जल गई, और जो पूर्ण जल गई वो तो बन गई कोयला, और जो नहीं जली थी वो बन गई हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस वगैरह। लेकिन ओक्कल गांव का जो भाग था, यहाँ वनस्पति नहीं जली पूर्ण रूप से। क्या हुआ? पूर्ण रूप से यहाँ नहीं जली थी, और प्राकृतिक अवशेष यहाँ पर रह गए। इसलिए यहाँ के अवशेष जो हैं प्राकृतिक वनस्पति के रह गए। तो ओक्कल गांव जीवाश्म पार्क के बारे में आपको समझ में आया डिटेल में कि चीज़ क्या थी, कि यहाँ जो है प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष, यानी जो कि पूर्ण रूप से क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रियाओं में जले नहीं थे, वो अवशेष बचे हुए हैं। तो ये गांव काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है, ओक्कल गांव जीवाश्म पार्क, जहाँ से वह प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो शब्दावली के अंतर्गत नेक्स्ट बात अपन करते हैं। काफ़ी बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, एक गांव है कुलधरा, कुलधरा ग्राम की बात करते हैं दोस्तों। तो कुलधरा गांव में क्या विशेष बात है? जैसलमेर में जो ये स्थित है, कौन से ज़िले में है? जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित कुलधरा ग्राम, जहाँ से डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ से डायनासोर और व्हेल मछली के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट अपन जो है शब्दावली में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चांदन नलकूप की। दोस्तों, चांदन नलकूप क्या चीज़ है इसके बारे में सुनिएगा। चांदन नलकूप, चांदन नलकूप में अपन पढ़ते हैं दोस्तों, जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित, जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप जिससे आसपास के क्षेत्र में
जल आपूर्ति होती है। क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। और जल आपूर्ति होने के कारण ही इसे थार का घड़ा भी कह दिया जाता है। थार का घड़ा, समझ में आई दोस्तों? थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को कहते हैं। और ये भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। लाठी सीरीज भी अपन ने पढ़ा कि भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है, और चांदन नलकूप भी भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। इसी तरह से आप जो है मरुस्थल में एक शब्द सुनोगे, थली। तो थली क्या है? थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम है। थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम। स्थानीय नाम कैसे दोस्तों? लूनी बेसिन का जो उत्तर का क्षेत्र है इसे थली नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से जो है शब्दावली में अपन आगे पढ़ेंगे। एक दो शब्द रहे हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अपन चलते हैं। एक शब्द आता है धोरे। तो धोरे, थार के मरुस्थल में बालू का स्तूपों को धोरे कहा जाता है। किसको? बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? धोरों को। धोरे जो हैं किसे कह दिया गया? बालू का स्तूपों को। नेक्स्ट जो है अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। एक शब्द आता है कारवां, या इसे कारवां को गासी भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है दोस्तों? कारवां अथवा गासी कह दिया जाता है। तो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित जो मार्ग है जहाँ से ऊँटों का समूह गुजरता था, और इस ऊँटों के चलने की जो पगडंडी है जो कि दो बालू का स्तूपों के मध्य से गुजरते हैं, इनको कारवां या गासी कह दिया जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो बालू का स्तूपों के मध्य के मध्य स्थित मार्ग। बालू का स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग जहां से ऊंटों का समूह गुजरता है। समझ में आई दोस्तों? एक अपने मरुस्थल में जगह है समक्षेत्र। ये जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों। और ये जो है संपूर्ण वनस्पति रहित है। संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र हैं। तो सम तहसील है, सम क्षेत्र, संपूर्ण वनस्पति रहित है। आपने एक मूवी देखी होगी सरफरोश मूवी। उस सरफरोश मूवी में जो सरफरोश मूवी है, उस मूवी के अंदर एक सेट था मिर्ची सेट। उस मिर्ची सेट का जो महल है वो देखिएगा, वो यहीं पर सम के दोहरों में ही बना हुआ है। तो ये पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मरुस्थल का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बालू का मुक्त प्रदेश है, बालू का युक्त प्रदेश है, घग्गर प्रदेश है। अर्धशुष्क के अंतर्गत हम घग्गर को पढ़ेंगे, नागौरी उच्च भूमि को, शेखावाटी को पढ़ेंगे, गोडवाड़ प्रदेश को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मैं सुनील बादू आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।